अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है और इस मौजू पे पूरी एस्ट्रोलॉजी बेस करती है। यानी आज हम ऐसे एक सियारे की बात करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा बदनाम ज़माना कह लें या सबसे ज़्यादा इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज़ होता है। इस वीडियो को जिस शख्स ने मुकम्मल देख लिया, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है और बड़ी से बड़ी नुहसत को, बड़ी से बड़ी परेशानी को मिनटों में हल कर सकता है। शर्त यह है कि मुस्तकिल मजाजी के साथ, पूरी तवज्जो के साथ इस वीडियो में जो दिए गए अल्फाज, जो बातें समझाई गई हैं, उन पर मुकम्मल तौर पर अपना एतमाद के साथ अमल करें। देखें, ज़ोहल की नहुसत या ज़ोहल के मामला, इन तमाम मामलों को समझने से पहले ज़रूरी है कि ज़ोहल है क्या। उर्फ़ आम में हम हर शख्स जब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है या एस्ट्रोलॉजी का कोई टॉपिक पढ़ता है या किसी भी हवाले से कोई परेशानी का शिकार होता है, तो अक्सर ये देखने में आया गया है कि ये उसके बारे में सारसती और ढैये के बारे में ज़िक्र किया जाता है। यानी आपकी सारसती शुरू हो गई है, 7.5 साल आपके बेकार हो गए। ढैया शुरू हो गया तो 2.5 साल आपके बेकार हो गए। इसके बारे में बहुत ही गलत फहमियाँ पैदा की हैं और इन गलत फहमी को इस वीडियो में हम दूर करेंगे ताकि असल हकीकत तक आप समझ सकें असल मामला क्या हैं। देखें, ज़ोहल के बारे में हर शख्स डरता है, चाहे वो हिंदू एस्ट्रोलॉजी से मुतल्लक हो, चाहे मुसलमान हो, किसी भी जगह से हो। एस्ट्रोलॉजी के जहाँ भी ज़िक्र आएगा तो वहाँ पे ज़ोहल का ज़िक्र ज़रूर आएगा। अब ज़ोहल से डर खौफ क्यों है? सबसे पहली बात ये समझने की ज़रूरी है कि इस नुक्ते नज़र को समझना ज़रूरी है कि जिसके हाथ साफ़ हैं, जिसके मामला दुरुस्त हैं, उसको ज़ोहल से डरने की ज़रूरत नहीं है। डर उसको है जिसके कर्म गलत हैं, जिसके करतूत गलत हैं। जिसके करतूत गलत हैं वो समझ लें ज़ोहल उसका सिर्फ रिज़ल्ट कार्ड लेके आता है। आपको याद होगा कि बचपन में जब छोटी क्लासों में या मैट्रिक कैफ़े में स्टूडेंट जाते थे, तो जब उनका पेपर होते थे, पेपरों के बाद रिज़ल्ट आने के दिन होते थे, तो वो फ़ौरी तौर पे नमाज़ें शुरू कर देते थे, तस्बीहें पढ़ते थे, लोगों से पूछते थे क्या वजीफ़ा पढ़ूँ इम्तिहानों में कामयाब हो जाऊँ, या क्या करूँ, क्या चीज़ करूँ कि मैं फ़ौरी तौर पे मेरे अच्छे नंबर आ जाएँ सिलसिला। सेम वही चीज़ है। वो यानी आप अपनी तलीमी मामला को अबूर हासिल करने के लिए, कामयाब होने के लिए वज़ाइफ पढ़ते थे, और जब अमली ज़िंदगी के इम्तिहानात आते हैं आपके सामने, तो ज़ोहल आपका रिज़ल्ट कार्ड है। ज़ोहल क्या करता है कि जो आपने मामला तय किए होते हैं, जो आपने हरकतें की होती हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको एक रिज़ल्ट कार्ड पे लिख देता है और वो रिज़ल्ट कार्ड उस वक्त नज़र आता है जब उस तारे की दशा या अंतरदशा शुरू होती है, और वो अपने आपके सामने ये रिज़ल्ट कार्ड वैसे और दूसरे मामले में भी ज़ाहिर करता है, लेकिन ज़्यादा इंटेंसिटी उसकी उस वक्त ज़ाहिर होती है कि अब ज़ोहल की दशा और अंतरदशा वाज़ा हो जाती है। उस वक्त आपके सामने ये मामला आ जाते हैं कि फ़लाँ दौर में आपने किसी बुज़ुर्गों के साथ ज़्यादती की थी, अपने घर वालों के साथ ज़्यादती की थी, मुलाज़मिन के साथ ज़्यादती की थी, या ये आपने अच्छे कर्म किए थे, गरीबों की मदद की थी, आपने बुरे वक्त में दोस्तों का साथ दिया था, लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाया था, माशरे के लिए बेहतरी का काम किया। यानी जो आपके अच्छे काम थे वो भी सामने आ जाएंगे और जो बुरे काम थे वो भी सामने आ जाएंगे। अब सवाल ये है, अक्सर लोग सवाल पूछते हैं मेरे से कि भाई ज़ोहल फ़लाँ बंदे पे असर कर रहा है या हमारे पे असर कर रहा है, उसके सच में भी तो ज़ोहल है, उसकी तो ज़िंदगी बना दी उसने, वो तो करोड़पति हो गया और हम वहीं के वहीं बैठे हैं सिस्टम। तो भाई बात यह है कि हर शख्स के ज़ायचे में दशा का आने का मखसूस वक्त होता है। उस वक्त पे जब वो आएगा उसका भी रिज़ल्ट बाहर आ जाएगा, उसका भी कट्टा चट्टा बाहर आ जाएगा। आपको उसके हिसाब से अपने हिसाब की फ़िक्र होनी चाहिए। तो इस हिसाब को जानने के लिए और ज़ायचे में ये जानने के लिए कि कमज़ोर ज़ोहल कैसा होता है, सैटर्न की कमज़ोर पोजीशन क्या है, आप 1 सेकंड में एनालिसिस कर सकते हैं कि किस शख्स का ज़ायचे में ज़ोहल कमज़ोर है। ज़ोहल कमज़ोर होगा तो उसमें नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा आएगा, उसके मसाइल भी ज़्यादा होंगे, परेशानियाँ आएंगी और उसके कर्म भी गलत होंगे। एनालिसिस कर लीजिएगा माशरे का किसी भी एक फ़र्द का। ये सबसे पहले तो अपने से शुरू करें ना, अपने गिरेबान से झाँकें, तो आपको सारी वजाहत हो जाएगी। अगर ज़ोहल कमज़ोर होगा तो ये निशानियाँ होंगी, और अगर अच्छा होगा तो ये निशानियों की हम वजाहत करने लगें। सबसे बड़ी निशानी कि ज़ोहल आपके ज़ायचे में कमज़ोर होगा तो क्या होगा, आप सुस्त होंगे, किसी काम में दिल नहीं लगेगा, इर्तिकाज़ तवज्जो नहीं होगी, ऑटोमोबाइल की चीज़ें ख़राब होंगी, मैकेनिकल चीज़ें ख़राब होंगी, घड़ियाँ चलते चलते अचानक रुक जाती हैं। आपने कभी सेल भी डाला फिर भी घड़ी रुक गई, मैकेनिकल चीज़ें ख़राब होगी, मशीन ख़राब होगी,
आपने देखा कि ये अभी तो नई मशीन लेके आया था, ख़राब क्यों होगी? सर दर्द अचानक शुरू हो जाएगा, हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, निज़ाम हज़म की बीमारियाँ, मुलाजमिन से नुकसान, क्योंकि सेक्टर रिप्रेजेंट करता है निच जो गरीब लोग या जो काम करने वाले शोबाजात हैं, वो जो गरीब लोग जो बिलो द लेवल जो है काम करते हैं, खाकरोब हो गई या जिससे ऐसे, वैसे तो तमाम लोग इंसान बराबर, लेकिन पेशे के लिहाज से बात कर रहा हूँ सिस्टम, यानी गरीब मज़दूर मुलाजमीन काम जो भट्टों में काम करते हैं, जो आपके घरों में काम करते हैं, वो उनसे आपको नुकसान पहुँचेगा। घर में कोई मुलाजिम चोरी करके ले गया, वो आपकी कोई गीबत कर रहा है, आपकी कोई बुराई कर रहा है, किसी भी हवाले से आपको माशरती लिहाज से, माली लिहाज से नुकसान पहुँच रहा है, तो समझ लें आपको सेटन वीक है। बुरी आदत, नशा, अच्छे लोगों की दूरी हो जाएगी आपसे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करना छोड़ देंगे, आंखों के नीचे हल्के आ जाएंगे, सेटन की तरह ब्लैक हल्के आने शुरू हो जाएंगे, नौखन आपके वीक हो जाएंगे, कमज़ोर होकर टूट सकते हैं, ज़मीन प्रॉपर्टी के नुकसान, सियासत में नुकसान, कारोबारी नुकसान, और सबसे बढ़ के आपकी जो सबसे बड़ी सेल्फ़ इस्टीम होती है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, सेल्फ़ मोटिवेशन, वो लो हो जाएगी। किसी काम में दिल नहीं लगेगा, मायूसी इंतशारी बहुत ज़्यादा होगी। आप सोचेंगे कि मैं ये काम बनते बनते रुक जाएगा। जहाँ से आपको पेमेंट की उम्मीद थी फ़ौरन ब्लॉक हो जाएगी, पेमेंट ब्लॉक हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, फिर आपको कर्ज़ लेना शुरू हो जाएगा, और जितना कर्ज़ लेंगे उसको उतारना मुश्किल होगा। ये सारी अलामतें नेगेटिव सेटन की हैं। अब पॉजिटिव सेटन क्या होगा कि पॉजिटिव सेटन के जो लोग होते हैं उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं दिन रात। उन्हें इससे गर्ज नहीं है कि भाई दुनिया क्या कह रही है, ये काम हल्का है, भारी है, ये चीज़ है। उन्हें अपना टारगेट अचीव करना है, हार्ड वर्किंग करनी है, एक्सट्रीम लेवल की हार्ड वर्किंग करनी है। मेहनती होते हैं, दूर अंदेश होते हैं, दूर तक एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद पूरे एतमाद होते हैं, लोगों के सामने जब मिलते हैं उनको जब बात उनका जो सेल्फ़ इस्टीम बहुत हाई होती है, पॉजिटिव थिंकिंग होते हैं, सच गो होते हैं। जो आपने टारगेट अचीव करना है, जो सोचा है, उसके लिए हर मुमकिन तरीके से फ़ाइट करेंगे और सच का साथ देंगे, यानी जो डिज़र्विंग लोग हैं उनके साथ देंगे। ज़मीन प्रॉपर्टी के मामले में कामयाबी होगी, सियासत के मामले में कामयाबी होगी, यानी ये कह रहे हैं कि जिस काम में हाथ डालें उसमें तरक्की कामयाबी, क्योंकि आपकी फंडामेंटल पर्सनैलिटी और जो आपके टैलेंट्स हैं वो बहुत साउंड हैं। और दूसरी से निस्बत में जो लोग इसके ऑपोजिट होंगे आप देख लें, क्योंकि ज़िंदगी में तरतीब भी कोई नहीं होगी और मामला भी ख़राब होंगे। अब ज़ोहल के पॉजिटिव योग कौन से हैं आपके ज़ायचे में जो बनते हैं? वो शश योग है, राज योग जिसे कहते हैं, केंद्र में ज़ोहल का आना, अपने ऑन साइन में या एक्सॉल्टेड साइन में आना, धन योग, रावी योग, राज योग, बंदाना योग, ये सारे इसके ज़ोहल के पॉजिटिव योग हैं। और अगर पॉजिटिव योग बन रहे होंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में जो है पॉजिटिव टैरेट्स सेटन के पैदा हो जाएंगे। ज़ोहल के जो नेगेटिव योग क्या हैं वो उसमें शरापत दोष, विष योग, पाप कतरी योग, ये नेगेटिव योग हैं। फिर किसी ज़ायचे में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, इनकी एक अलग-अलग वजाहत करेंगे। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया कि ज़ोहल के कार्मिक इफ़ेक्ट क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, और आप एक सेकंड में इनको निशानदेही करके फ़ौरन एनालिसिस कर सकते हैं कि किसी शख्स में ज़ायचे में नेगेटिव ज़ोहल होगा तो उसके क्या रिज़ल्ट होंगे, और वो आप माशरे में और आपके साथ क्या मामला इख्तियार कर सकता है, और जिसके पॉजिटिव होंगे उनके क्या टैरेट्स होंगे। अब ज़ोहल की हालत मुस्तकीम क्या है? अब ये जो ज़ोहल आपका 29 सितंबर से हालत मुस्तकीम में आ रहा है। अब इसकी 12 बुरुज के लिहाज से क्या रिज़ल्ट आएगा? बुर्ज हमल, बुर्ज सोर, बुर्ज जौज़ा, बुर्ज सरतान, बुर्ज असद, बुर्ज सुमला, बुर्ज मैज़ान, बुर्ज अकरब, बुर्ज कौस, बुर्ज जद्दी, बुर्ज दल और बुर्ज हौद, तमाम 12 बुर्ज के बारे में डिस्कस करें। देखें बुर्जों के नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि बाद लोग इतराज़ करते हैं कि अब हमारा बुर्ज में स्किप कर गए या हमें इस बुर्ज के बारे में बताया नहीं, क्योंकि अमूमी लोग तो अपने बुर्ज को ही सिर्फ जानते हैं। तो बुर्ज हमल के लिहाज से ये कौन से घर में आएगा जो इसकी डायरेक्ट पोजीशन हो रही है सैटर्न की, क्योंकि जुपिटर या सैटर्न की जब हालत मुस्तकीम आती है तो लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। तो ये आपके 10वें घर में डायरेक्ट हो रहा है। आपका 10वां घर किस चीज़ का होता है? कैरियर का, पेशे का, आपकी समाजी हैसियत का, इन मामलात का। तो यहाँ से सैटर्न जो एक्सपेक्ट करेगा किस घर को, इस सैटर्न की तीन एस्पेक्ट्स होते हैं, तीसरी, 7वीं, 10वीं। तो ये बिल तरतीब आपके 12वें, 4थे और 7वें घर को एक्सपेक्ट करेगा और उन मामलों में तब्दीली आएगी। 12वां घर का किससे मामला होते हैं? बैरून मुल्क से तल्लक, आपके अखराजात के मामला, बैरून मुल्क के मामला। उसके बाद जो ये चौथे घर पे इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है,
चौथे घर पे इफेक्ट डालने से क्या होगा, ज़मीन प्रॉपर्टी के मामले में बेहतरी आएगी। और सातवें घर में, सातवां घर किस चीज़ का, शरीकियात का भी घर होता है और पार्टनरशिप का, और आपके कारोबारी मामलों को भी डील करता है, इन मामलों में भी बेहतरी आएगी। उसके बाद बुर्ज सोर, बुर्ज सोर के 9वें घर में यानी किस्मत के घर में, यानी आपका योग कारक सारा भी है और किस्मत के अपने घर में आ रहा है, तो आपकी किस्मत जगाने के लिए आ रहा है। आपके बुर्ज सोर वाले जो कितने अरसे से परेशान थे, मसाइल का शिकार थे, ये उनकी किस्मत खुलने का टाइम आ रहा है। ये आपके 9वें घर में आके किस्मत के मामलों को जगाएगा, आपके बैरून मुल्क सफ़र, आला तलीम के मामला, और इसके अलावा आपके 11वें, तीसरे और छठे घर को एक्सपेक्ट करेगा। 11वें घर से एक्सपेक्ट करने से आपके सोशल नेटवर्क में बेहतरी, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपके लोगों के साथ माशरे में रिस्पेक्ट में इजाफा होगा। तीसरे घर में रिस्पेक्ट करेगा तो आपके करीबी रिश्तेदारों और बहन भाइयों से मामला में बेहतरी आएगी। और छठे घर में एक्सपेक्ट करेगा तो आपके खुफिया दुश्मन हासिल आपसे परे हो जाएंगे। जो लोग आपको पहले अंडर एस्टिमेट कर रहे थे वो आपकी तरक्की कामयाबी को देख के हैरान परेशान हो जाएंगे कि इस शख्स के पास इतना मालो दौलत या इसकी एनर्जी, इस फ्लो और इसके जो माली वसाइल और ज़हनी सलाहियत बेदार हो चुकी हैं, वो आपके आगे नहीं रुक सकते। तो ये आपका प्लस पॉइंट होगा आपके बुर्ज सोर वालों के लिहाज से। बुर्ज जौज़ा के ये आपके 8वें घर में डायरेक्ट होगा। 8वें घर में ये जो है ढैया को भी एक्टिवेट करता है। अगर मून साइन के लिहाज से देखा जाए, अगर मून साइन के लिहाज से आपका ढैया लगेगा तो इसको ये एक्टिवेट भी करेगा। लिहाजा इस वक्त थोड़ा सा मुतात रहने की ज़रूरत है सेहत के मामलों में। इसके अलावा आपको जो है लेन देन के मामला, कारोबारी मामला में भी मुतात रहने की ज़रूरत है। इसके साथ ये आपके 10वें, दूसरे और 5वें घर को एक्सपेक्ट करेगा। 10वें घर पर एक्सपेक्ट करने से क्या होगा, कारोबारी मामला में बेहतरी आएगी, लेन देन के मामले में बेहतरी आएगी, पेमेंट जो रुकी हैं वो आपको रिटर्न हो सकती हैं। इसके अलावा दूसरा घर खाना माल, उस पर भी इफेक्ट करेगा, फैमिली में डेवलपमेंट होगी, जो आपकी फैमिली में कोई नया मलूद आ सकता है, खाने पीने के मामले में बेहतरी आएगी और ज़रिया आमदन खुल सकते हैं। 5वें घर पे एक्सपेक्ट करेगा तो औलाद, इनाम, मोहब्बत के मामलों में बेहतरी आएगी, मुस्बत तब्दीलियाँ लेके आएगा। बुर्ज सरतान, बुर्ज सरतान के 7वें घर पे आएगा। 7वें घर में यहाँ पे डायरेक्ट होने की वजह से, 7वां घर किस चीज़ का होता है, आपका शराकतदारी का मामला और इज़्दवाजी मामला के लिहाज से। तो इस घर में यहाँ पे डायरेक्ट होने से, क्योंकि यहाँ पे 7वें से पहले को भी एक्सपेक्ट करेगा और पहला घर आपका सरतान है, यहाँ पे मार्क सितारा होता है, तो सैटर्न और सरतान एक दूसरे को जब जो है कमरी मून जो है और आपको सैटर्न एक दूसरे को देखेंगे तो उसके नेगेटिव फैक्टर्स पे आएंगे सिलसिला। उस लिहाज से यहाँ पे विष योग के भी इफेक्ट होते हैं, तो लिहाजा थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है हेल्थ के इश्यूज़ के लिहाज से। 9वें घर, पहले घर और चौथे घर पे एक्सपेक्ट करेगा, तो 9वें घर पे एक्सपेक्ट करने से क्या होगा कि आपके बैरून मुल्क सफ़र के मामले में बेहतरी आएगी, आपके कानूनी मामलों में बेहतरी आएगी। फर्स्ट हाउस पे देखेगा तो आपकी जो शख्सियत में पूरी एतमादी आएगी, आप जो है दूर अंदेशी से वो अहम फैसले कर सकेंगे। चौथे घर पे एक्सपेक्ट करेगा तो आपके ज़मीन प्रॉपर्टी के मामलों में नई तब्दीली आएंगी, घरेलू सुकून के मामलों में नई तब्दीली आएंगी, नए आप कोई अप्लायंस खरीद सकते हैं, घर को रेनोवेशन कर सकते हैं और ज़मीन प्रॉपर्टी के मामलों में बेहतरी आ सकती है। बुर्ज असद, इनके छठे घर में डायरेक्ट हो रहा है। छठा घर में यहाँ पे सैटर्न अच्छा होता है, लेकिन इनका आपका योग कारक तो नहीं है, लेकिन घर वाइज आपका यहाँ पे सैटर्न की पोजीशन अच्छी से मानी जाती है छठे घर में। यहाँ पे पॉजिटिव होने की वजह से, आप डायरेक्ट होने की वजह से 8वें, 12वें, तीसरे घर को आप एक्सपेक्ट करेगा। 8वां घर किस चीज़ को, आपका ओकल्ट साइंसेस का, उलूम मख्फी का। इसके अलावा 12वां घर आपका जो बैरून मुल्क सफ़र के मामला, इमिग्रेशन के मामला, आपके जो है लेन देन के मामला। इसके अलावा आपके जो सब कॉन्शियस के लिहाज से देखा जाए तो ये घर आपके नींद के मामला को भी ज़ाहिर करता है, जो आप बेडरूम में सोते हैं या ख्वाब इख्तियार करते हैं वो उनके मामलों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे इसकी तब्दीली जो है थोड़ी सी बेड लाइफ को थोड़ा सा स्ट्रेस में ला सकती है। तो जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टेरेट्स आते हैं, तो तीसरे घर पर एक्सपेक्ट करेगा तो करीबी रिश्तेदारों मामलों में थोड़ा सा मुतात रहने की ज़रूरत है, नई तब्दीलियाँ वकूफ़ पज़ीर हो सकती हैं। बुर्ज सुमला के ये आपके 5वें घर में डायरेक्ट हो रहा है। 5वां घर किस चीज़ का है, ये तरकोन का घर है और यहाँ पे सैटर्न की पोजीशन जो है इस लिहाज से आपके तरकोन को साउंड करेगी और तरकोन के लिहाज से यहाँ पे आपके औलाद, इनाम और मोहब्बत के मामलों में नई तब्दीली ला सकती है। प्रॉपर्टी के मामलों में बेनिफिट्स हो सकते हैं। आपको ये जो है जो लॉटरी निकल सकती है, कोई प्राइस बॉन्ड के मामले में बूस्ट हो सकते हैं। और इसके जो एस्पेक्ट्स जो घरों को मुतासर करेंगे, 7वें, 11वें, 12वें घर को, 7वें, 11वें दूसरे घर को मुतासर करें। 7वें घर से अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे शराकती मामलात में और अज़वाजी मामलात में थोड़ा सा टसलबाजी आ सकती है, थोड़ा सा मुतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एस्पेक्ट के लिहाज से जहाँ पॉजिटिव ऐसा एक्सपेक्ट आते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव है, वहाँ पे आपको हार्ड वर्किंग भी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो रिलेशनशिप को बेहतर करने की थोड़ी सी हार्ड वर्किंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद
11वें घर पे एक्सपेक्ट करेगा तो आपके सोशल रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी। आपके जो करीबी रिश्तेदार जो मामलात हैं, उनके सोशल दोस्त अहबाब आपके तावन करेंगे। अगर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी दूर हो सकेगी। खाना माल पे एक्सपेक्ट करेगा तो आपकी जो माली मामलात में बेहतरी आएगी और फैमिली में इश्यूज़ में जो इश्यूज़ थे उनको भी रिजॉल्व हो सकेंगे। देखिए, सैटर्न की जो रेट्रोगेशन है वो बड़ी अहमियत है और उसकी हालत मुस्तकीम उससे ज़्यादा जो है खुसूसी अहमियत के रखती है, खुसूसन उन लोगों के ज़ायचे में जिनके ज़ायचे में ज़ोहल हालत रेट्रोगेशन में हालत यानी रजत में पहली मौजूद है, उनके लिए बहुत तब्दीलियाँ लेके आता है। और जिनके लिए स्मूथ होता है उन पर भी इफेक्ट आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट उन पर आता है जिनके पैदाइशी ज़ायचे नेटल में भी हालत रजत में होता है। इसी तरह बुर्ज मीज़ान वालों के लिहाज से चौथे घर में इफेक्ट आएगा। चौथे घर के लिहाज से ये ज़मीन प्रॉपर्टी के मामले में नई तब्दीली लेके आएगा। चौथे घर में ढैये का भी इफेक्ट आते हैं, लेकिन ये आपका योग कारक होने की वजह से आपको बेनिफिट देगा यहाँ पे। और कुछ अगर जिनके ज़ायचे में नेटल में वीक है वहाँ पे कुछ ढैये के नेगेटिव इफेक्ट ज़रूर आएंगे, क्योंकि हम ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ डिस्कस कर रहे हैं और ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के एसेंडेंट बेस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो लिहाजा एसेंडेंट बेस के तहत उसको नज़रिए को देखा जाए। उसके बाद ये छठे, 10वें और पहले घर पे एक्सपेक्ट करेगा। छठे घर पे इफेक्ट करने से क्या होगा, आपके जो सेहत के मामलों में बेहतरी आएगी, हेल्थ इश्यूज़ में मामलों में बेहतरी आएगी, मुताहत अमला जो आपके साथ काम करता है उनके मामलों में बेहतरी आएगी। 10वें घर पे आएगा तो कैरियर में बूस्ट होगा, समाजी हैसियत में बेहतरी आएगी। पहले घर पे आएगा तो शख्सियत में बेहतरी आएगी, शख्सियत आपकी जो बूस्ट हो सकेगी, जो इनोवेशन और प्लानिंग कर रहे थे वो भी आप उस चीज़ को फॉलो कर सकेंगे, उस चीज़ को आप काम कर सकेंगे, उसको नए टारगेट्स अचीव कर सकेंगे। बुर्ज अकरब के लिहाज से तीसरे घर पे इफेक्ट करेगा। तीसरे घर में डायरेक्ट हो रहा है यहाँ पे। तीसरा घर आपका करीबी रिश्तेदारों, बहन भाई से मुतल्लिक है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये जब यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाएंगी, आपके लिखने पढ़ने के मामला बेहतर हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आपके 5वें, 9वें, 12वें पे एक्सपेक्ट करेगा, तो 5वें एक्सपेक्ट करने से 5th एक्सपेक्ट करेगा तो क्या है, औलाद के मामला, लॉटरी के मामला, इन मामलों में बेहतरी आएगी। 9वें पे एक्सपेक्ट करेगा तो आपके क्या होगा, वो जो किस्मत खुल जाएगी। यानी किस्मत के लिहाज से ये देखें, सैटर्न यहाँ पे आपका योग कारक नहीं, मारक सितारा है बुर्ज अकरब के लिहाज से, लेकिन जो अब अपने एग्जॉल्टेड साइन के, अपने ऑन साइन की वजह से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर देगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि नेटल का एनालिसिस किया जाए, नेटल में देखा जाए कि आपकी सैटर्न की पोजीशन कौन सी है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से चरण में है, इसके अलावा उसके कौन से एस्पेक्ट्स कहाँ पे पढ़ रहे हैं और उसका दशा बल क्या है, ये सारी तफसीलात आपके नेटल चार्ट से निकल। उसके बाद करेक्ट एनालिसिस होता है कि आपके सैटर्न की पोजीशन क्या है। बुर्ज कौस के लिहाज से ये दूसरे घर में डायरेक्ट होगा। यहाँ पे डायरेक्ट होने की वजह से आपके जो फैमिली इश्यूज़ हाईलाइट हो जाएंगे, आपके ज़रिया आमदन के मामले हाईलाइट हो जाएंगे, उन मामलों में बेहतरी लाएगा, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे जो कौस के लिहाज से जो है पॉजिटिव साइन है, वहाँ पे उसका जो है बुर्ज कौस के लिहाज से जो सैटर्न की 60 का शिकार थे वो भी ख़त्म हो जाएगी, रेट्रोगेशन के जो इफेक्ट आ रहे थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो पॉजिटिव साइन है यहाँ पे, क्योंकि सैटर्न फिर आगे देखना शुरू होता है। रेट्रोगेशन में थोड़ा सा पिछले घर का इफेक्ट आता है, तो उस इफेक्ट से ख़त्म करके फिर अगले घरों की तरफ चलना शुरू हो जाता है। तो 4, 8 और 11, चौथा घर, 8वां घर और इन घरों 11 घर पर एक्सपेक्ट करेगा। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट करने से क्या होगा कि चौथा घर ज़मीन प्रॉपर्टी के मामले में बेहतरी लाएगा। 8वें घर में क्या होगा, आपके जो उलूम मख्फी के मामला, जो वज़ाइफ अमलियात उनके रिज़ल्ट मिलेंगे, उनके मामलों में बेहतरी आएगी। और 11वें घर में भी, 11वां घर भी आपका ख्वाहिशात की तकमील का घर होता है, ख्वाहिशात की तकमील हो सकेगी, जो वज़ाइफ और अपने अमलियात किए थे उनके रिज़ल्ट भी मिल सकेंगे। यानी जो आपने पेपरों में इम्तिहान में तैयारी करके सवालों का जवाब दिया था, उनके हासिल जो है इनका रिज़ल्ट आने का टाइम मिल गया, तो उसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह अगर आपने अच्छे पेपर दिए होंगे तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा, और अगर बुरे दिए होंगे तो थोड़ा सा मुतात रहने की ज़रूरत है। बुर्ज जद्दी के पहले घर में उनको मुतासर करके बुर्ज जद्दी ने थोड़े से स्ट्रेस में चल रहे थे, सैटर्न के ऑन साइन में आने के उनके मामले में तब्दीली आएगी। यहाँ पे जो इफेक्ट है आपका कि सैटर्न का जो रेट्रोगेशन के पिछले 11वें 12वें घर का भी इफेक्ट आ रहा था वो ख़त्म हो जाएगा और आप पूरा शश योग बन जाएगा। तो शश योग यहाँ पे मैंने से ये एक राजयोग होता है जो कि आपकी ज़मीन प्रॉपर्टी के मामले में बेहतरी लेके आता है, और ये तीसरी, 7वें, 10वें घर को एक्सपेक्ट करेगा। तीसरे घर पे एक्सपेक्ट करने से आपके करीबी रिश्तेदारों, कम्युनिकेशन के मामले में बेहतरी आएगी, आपके जो मीडिया, आपके सोशल मीडिया के मामले में बेहतरी आएगी, रिलेशनशिप बूस्ट करेंगे। 7वां एक्सपेक्ट करेगा तो आपको स्पाउस के साथ मामला में बेहतरी आएगी। थोड़ा सा अगर उस दौरान कोई तलख कलामी हो तो उसको बर्दाश्त भी कर लें। 10वें पे एक्सपेक्ट करेगा तो कैरियर में बूस्टिंग होगी, नई प्लानिंग कर सकेंगे, पेशा वराना तरक्की हो सकेगी, नए मामलों में डेवलपमेंट हो सकेगी, जो काम आपके प्रोजेक्ट रुके तो वो अब चल पड़ेंगे। बुर्ज दल्व के लिहाज से 12वें घर में ये होगा डायरेक्ट। 12वें घर जो होता है आपका,
बाज़ औक़ात ये आपके ज़हनी स्ट्रेस को लेके आता है, आपकी एंग्ज़ायटी परेशानी को लेके आता है, और यहाँ पे सैटर्न की जो पोजीशन है थोड़ी सी नेगेटिव होती है। तो सैटर्न की पोजीशन जो है, ये काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी इफ़ेक्ट की जो है आपको इंटेंसिटी, डिप्रेशन में इजाफे की ज़रूरत होती है, कुछ माली नुकसानात या अखराजात में इजाफा हो सकता है। तो इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने के ऑन साइन के अपने इफ़ेक्ट ज़रूर आएंगे, लेकिन इसके साथ जो है सैटर्न की जो है काल पुरुष के मुताबिक 12वें घर पे जो है उसके लिहाज से कैप्रिकॉर्न से ये एक्वेरियस जो है उसका जो घर बन रहा है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइन में है। ठीक है, तो अब ये जद्दी के बाद जो बुर्ज जद्दी में आपका एक्टिव होगा और ये चला जाएगा बुर्ज दल में आपके खाना माल में, यानी दूसरे घर में चला जाएगा। तो दूसरे घर में जाके मज़ीद बूस्ट करेगा, जो रेट्रिब्यूशन के इफेक्ट ख़त्म हो जाएंगे और खाना माल के जो है ना आपको माली लिहाज से बेहतरी के मौके मिलेंगे। तो दूसरे, छठे और नौवें पे एक्सपेक्ट करेगा, तो आपके कारोबारी मामलात में बेहतरी आएगी, आपकी जो है रोज़गार के मामले में बेहतरी आएगी, आपके सेहत के मामले में बेहतरी आएगी, इसके अलावा जो कानूनी मामलात में बेहतरी आएगी। बुर्ज हौत वालों के ये 11वें घर में डायरेक्ट हो रहा है, तो 11वें घर में डायरेक्ट होने से आपके ख्वाहिशात की तकमील, दोस्तों से मुलाकात में बेहतरी, सोशल नेटवर्किंग और आपके जो काम रुके हुए थे उन मामलात में भी आसानी पैदा होगी। 11वां घर आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट, 5th और 8th पे एक्सपेक्ट करेगा, तो आपकी पर्सनैलिटी में बूस्ट करेगा। 5th पे का तो औलाद के मामले में बेहतरी आएगी, और 8वें में बूस्ट करेगा तो उलूम मख्फी के मामले में बेहतरी आएगी। आप नई ट्रांसफॉर्मेशन कर सकेंगे, नई तब्दीली ला सकेंगे, जो प्लानिंग आप पहले सोच रहे थे उस नुक्ता नज़र से हट के आप नई प्लानिंग कर सकेंगे। अब सबसे अहम बात यह है कि ज़ोहल की रेमेडीज़ क्या की जाए। जिन लोगों का ज़ायचे में ज़ोहल कमज़ोर है या जो अपने कार्मिक इफ़ेक्ट की वजह से, नेगेटिव इफ़ेक्ट की वजह से परेशान है, ज़ाहिर है वो जो उन्होंने गलतियाँ की हैं वो तो एकदम तो दुरुस्त नहीं होंगी, उसको रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए होगा, और उनकी रेमेडीज़ क्या करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूरी है कि जब ज़ोहल की नेगेटिव इफ़ेक्ट आए, 60-70 लगी हो या ढैया लगा हो या आपके ज़ायचे में सैटर्न की पोजीशन वीक हो, तो आपने अपनी सुस्ती को दूर करना, अपनी एनर्जी को बहाल करना। आपने बैलेंस डाइट लेनी है, गोश्त से परहेज़ करना है जिसमें मल्टीविटामिन दूसरी चीज़ें की डाइट हो शामिल हो, और सुस्ती को दूर करने के लिए वॉक करना है। वॉक को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें, कम से कम 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर रोज़ाना वॉक करें अपनी, ताकि जो आपकी बॉडी में जो केमिकल कंपोजिशन रिज़ल्ट है वो आपकी डाइजेस्ट होकर सारे आपके सिस्टम में आपकी एक्टिवेट कर दें। और वॉक करने से डिप्रेशन, एंग्जाइटी में कमी आती है, ये मेडिकल तौर पे भी प्रूफ है, लिहाजा वॉक करें। उसके बाद अपने रिलेशनशिप को बेहतर करें, मुलाज़मीन अपने उसे बेहतर सलूक करें। जो आपके नीचे लोग हैं, देखें सैटर्न कार्मिक इफ़ेक्ट लेके आता है, आपके गरीब और मज़दूर जो लोग हैं, ये नीचे काम करने वाले हैं, आप उनको तौहीन की नज़र से देखते हैं, आप उनको स्नब करते हैं, आपको दबाते हैं, उनको प्रेशराइज़ करते हैं, बिला वजह इरिटेट करते हैं, तो ये आपके लिए नेगेटिव एनर्जी का बायस बनेगी। अगर अल्लाह ताला ने उनको कमज़ोर आपके सामने पेश किया है, तो अगर आप ताकत की हालत में तो उनको स्नब करेंगे, तो वो उसकी 60-70 में या सैटर्न के नेगेटिव में से आपको एनर्जी हिट करेगी। तो उस लिए ज़रूरी है कि अपने मुलाज़मीन से तल्लुकात को बेहतर रखें, बुज़ुर्गों से तल्लुकात बेहतर रखें। सैटर्न को समझें इस तरह कि सैटर्न जब आपने दौर आता है तो आप अंधेरे में हैं, क्योंकि सैटर्न सूरज से बहुत दूर है और उसकी रोशनी कम होती है, वहाँ तक सूरज की रोशनी पहुँच, तो अंधेरे में है। इसको हम आउटकास्ट भी कहते हैं। आप इस तरह समझ लें, अगर सैटर्न को सबसे समझने का बेस्ट तरीक़ाकार ये है कि आप अपनी आँखों में पट्टी बंद करें और अंधेरे में चलें। जिस तरह अंधेरे में चलेंगे आप रुक रुक के चलेंगे, और ताकि आपको चोट ना लगे, अब गिरे ना, आपको कोई सहारा नज़र नहीं आए, कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही। इसी तरह सैटर्न आपको अंधेरे में रखता है। जब आपको बुरा वक्त आता है तो इस तरह आपको चलना चाहिए। इससे पहले इसकी प्रिपरेशन कर लें अपने। उसके बाद मेडिटेशन करें, रूहानियत की तरफ जाएँ, अलहदा कमरे में खामोशी से बैठें। सैटर्न की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करने की सबसे बड़ी रेमेडी ये है कि अलहदगी इख्तियार करें और ख़ामोशी इख्तियार करें, और जितनी देर सैटर्न अलहदगी में रहेंगे, सैटर्न आपकी एनर्जी बूस्ट करना शुरू कर देगा। जो आपके एरा में जो सैटर्न की एनर्जी वीक है, जहाँ पे वो आपका रूट चक्रा वीक है, वो उसकी एनर्जी देना शुरू कर देगा। उसके बाद जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें। सैटर्न जिनका वीक होता है वो इम्पल्सिव होते हैं, वो जल्दबाजी में गलत फैसले कर पाते हैं, फिर आपको बाद में ज़िंदगी में भुगतना पड़ता है। लिहाजा सैटर्न की इम्पल्सिव लिहाज से उसको कंट्रोल करने के लिए बुज़ुर्गों से मशावरत करें, गलत फ़ैसला ना करें। कर्ज़ ना लें। अक्सर देखा गया है कि जब आपके पास दबाव आता है तो आप कर्ज़ ले लेते हैं, फिर वो उतरता नहीं है।
और फिर कर्ज़ लेने के फिर और सूद दर फिर आप फंसते जाते हैं। इसलिए बहुत से लोग कर्ज़ की वजह से परेशान होते हैं। इसलिए अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं और जितनी ज़रूरत की चीज़ें उतना ही काम करें। तिलिस्म ज़ोहल, सैटर्न की नेगेटिव एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए सबसे बड़ी रेमेडी। आपके ज़ायचे में सैटर्न वीक है, उसको बूस्ट करने के लिए इन रेमेडीज़ के साथ ज़ोहल का तिलिस्म भी ज़रूर इस्तेमाल करें, जिसकी डायग्राम जिसको आपको वीडियो में नज़र आ रही हो। गरीब लोगों की मदद करें, गरीब लोगों की मदद करें। सैटर्न का तल्लुक़ गरीब, कमज़ोर, नादार और माशरे के जो पिछे अफराद जो हैं उनसे तल्लुक़ है, तो लिहाजा उनकी रिस्पेक्ट करें। ऐसे लोग जिनको कोई देखना नहीं चाहता, जैसे हमारे माशरे में जो हैं जैसे अफराद भी हैं जो कि गरीब हिजड़े, जिनको हम हकारत से देखते हैं, हर शख्स उनका मजाक उड़ाता है, तो सैटर्न का ताल्लुक़ उनसे, उनकी माली मदद कर दें, उनको राशन ले दें। उसके बाद हफ्ते के दिन काला कपड़ा, काले माश, सरसों का तेल, काले तिल का सदका करें। कोई चीज़ एक चीज़ ले लें, सारी चीज़ों का सदका जितने आपकी तौफीक है उससे। उसके बाद सबसे अहम चीज़, माजी की गलतियों को तलाफ़ी। देखिए सैटर्न आपका रिज़ल्ट कार्ड लेके आ रहा है। रिज़ल्ट कार्ड में आपने उसमें ये लिखा है कि फ़लाँ दौर में इस शख्स ने इस शख्स से ज़्यादती की, फ़लाँ शख्स में ये नेकी की, फ़लाँ ये काम की। ये सारा आपका ये समझें कि आपका एक हिसाब किताब आ रहा है। जहाँ जहाँ पे आपकी गलतियाँ होंगी उसकी सज़ा मिलेगी, और जहाँ जहाँ आपने पॉजिटिव काम किया होगा उसका आपको रिज़ल्ट पॉजिटिव मिलेगा। तो उन गलतियों की तलाफ़ी के लिए आप कागज़ पेंसिल पे अपनी सारी गलतियाँ लिखें ताकि आप उनकी तलाफ़ी कर सकें। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि सैटर्न के दौर आने से पहले अपने ज़ायचे का एनालिसिस करवा के रखें कि आपके ज़ायचे में ज़ोहल की दशा कब चलनी है। दशा यानी कि मतलब मखसूस टाइम पीरियड, ये उसकी 19 साल की दशा होती है। और 19 साल में मैंने देखा है कि अगर जिन्होंने ज़ायचे में ज़ोहल होता है तो बड़े बड़े करोड़पतियों को नीचे आते देखा है। ऐसे लोगों को भी देखा है कि वो फुटपाथ पर सोने पर मजबूर हो गए। लिहाजा अपनी दशा अंतर्दशा का एनालिसिस ज़ायचे में ज़रूर करवा के रखें। सैटर्न की जो नेगेटिव एनर्जी है वो ज़मीन चूस लेती है ग्रेविटी की वजह से। कच्ची ज़मीन पे नमाज़ पढ़ें, यानी जो मिट्टी वाली ज़मीन होती है उसके वजह से सजदा करें। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है सजदा जो कच्ची ज़मीन पे किया जाता है, जिसमें आप अपनी तमाम आसाइशों को पीछे छोड़ के, आपने वो बड़े खूबसूरत 2 पीस पहने हैं, ये रेशमी कपड़े पहने नहीं, उसको छोड़ के उसके आगे झुकें, कच्ची ज़मीन पर झुकें, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें 1.25 लाख मरतबा। ये रेमेडीज़ करें, आपकी दुनिया चेंज हो जाएगी। तो ये नाज़रीन आज मैंने सैटर्न के मुतालिक तमाम तफ़सीलात बता दी हैं। अगर कोई बात ना समझ लगे नीचे दिए नंबर पर रब्ता करें। आपका बहुत शुक्रिया। एम ए शामी।